Hello everyone, I'm Kapil Bhardwaj, Geography and Environment Faculty at Study IQ welcomes all of you to the platform of Study IQ. Now today's topic is going to be again one of the part of this particular book, that is Fundamental of the Physical Geography. We were discussing chapter 8. Now this is going to be the fifth part of chapter 8. तो आज हम फिफ्थ पार्ट पढ़ने वाले हैं चैप्टर 8 का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से. सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यू विल कम टू 99 पेज नंबर ऑफ दिस बुक एंड ओवर देयर हमारे पास एक टॉपिक है. टॉपिक का नाम है अपर एयर सर्कुलेशन. आज सारी चीज़ें समझेंगे हम अपर एयर सर्कुलेशन के बारे में. हम सारी चीज़ें समझेंगे जेट स्ट्रीम्स के बारे में बेसिकली, क्योंकि जेट स्ट्रीम यूपीएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक है. बहुत ही सिंपल और लूसिड लैंग्वेज में यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है और आपको थोड़ा सा वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कैसे जेट स्ट्रीम्स डेवलप होते हैं. इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू. उसके बाद आप उसको पढ़िएगा, आपको पता लगेगा जेट स्ट्रीम्स का क्या रोल होता है. सबसे पहले मेरे पास वर्ड आ रहा है जो वो है अपर एयर सर्कुलेशन. तो चलिए देखते हैं कि ये अपर एयर सर्कुलेशन का क्या मतलब है. बिकॉज हमने विंड को तो समझा और विंड को हमने समझा कि हाँ, यहाँ पे प्रेशर बेल्ट्स बनी हुई हैं और प्रेशर बेल्ट्स की डेवलपमेंट की वजह से विंड डेवलपमेंट होता है. बट व्हेन इट कम टू अपर एयर सर्कुलेशन, उसका क्या मतलब है? क्या अपर एटमॉस्फेयर में भी विंड होती है? क्या अपर एटमॉस्फेयर में भी आपका जैसे फ्लो एयर पार्शल का देखने को मिलता है ग्राउंड पे, वो वहां भी देखने को मिलेगा? आंसर इज यस. हाँ, बिल्कुल सही समझे आप. जैसे हमारा विंड मूवमेंट ग्राउंड पे होता है, वैसे ही अपर एयर एटमॉस्फेयर में भी सर्कुलेशन होता है. अब जब सर्कुलेशन होता है तो सवाल ये आता है कि स्ट्रॉन्ग होता है या फिर वीक होता है. मतलब जो ग्राउंड पे आप विंड देखते हो उसके कंपेयर में अगर मैं अपर एटमॉस्फेयर की बात करता हूं तो वहां एयर सर्कुलेशन स्ट्रॉन्ग रहेगा या वीक रहेगा? ये सवाल तो आप खुद ही आंसर दे सकते हैं. आप खुद ही बता सकते हैं कि वो सर्कुलेशन स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा. कैसे बताएंगे आप? कैन यू कमेंट कि स्ट्रॉन्ग होगा सर्कुलेशन या फिर वीक होगा? ऑब्वियसली आपका विंड सर्कुलेशन अपर एटमॉस्फेयर में स्ट्रॉन्ग रहेगा. कारण क्या है? कारण ये है कि जब आपकी विंड सरफेस पे ब्लो करती है तो उसको क्या देखने को मिलता है? विंड के बीच आता है आपका फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि आपकी इरेगुलरिटीज सरफेस की लगाओ या फिर अदर इरेगुलरिटीज की वजह से आपका फ्रिक्शनल फोर्स अपोज करता है एयर सर्कुलेशन को. बट व्हेन इट कम्स टू द अपर एटमॉस्फेयर, वहां पे तो कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है. और अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा तो यू कैन सिंपली अंडरस्टैंड वहां पे क्या देखने को मिलेगा? स्पीड ऑफ विंड काफी स्ट्रॉन्ग रहेगी. बट ये बट क्या है? बट जो आपका अपर एयर सर्कुलेशन है वो कुछ डेफिनेट एरिया में ही देखने को मिलता है. एवरीवेयर वी विल नॉट फाउंड अपर एयर सर्कुलेशन. तो चलिए देखते हैं कि अपर एयर सर्कुलेशन आया कहां से. आपको पता है ये मेरे पास एक बेल्ट थी जिसको मैंने इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट नाम दिया था. सिमिलरली मेरे पास ऊपर एटमॉस्फेयर में एक और बेल्ट थी जिसको मैंने सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट नाम दिया था. In the similar way, I was having subpolar low pressure belt, और लास्टली मेरे पास जो था वो पोलर हाई प्रेशर बेल्ट देखने को मिला. तो ये चार बेल्ट मुझे देखने को मिलती हैं. सिमिलर चीज़ें आपको सदर्न हेमिस्फीयर में भी देखने को मिलेंगी, वो अपने आप रेप्लिकेट कर सकते हो. मुझे उम्मीद है अब आप इतनी स्ट्रॉन्ग विल पावर रखे हुए हो, इतनी स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है कि आप सदर्न हेमिस्फीयर में सेम चीज़ रेप्लिकेट कर सकते हो. तो चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं. इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट कैसे डेवलप हुआ था? हमें पता है यहाँ पे कन्वेक्शन हुआ है और कन्वेक्शन की वजह से विंड राइज हुई है. विंड राइज होने की वजह से थोड़े टाइम के बाद विंड डाइवर्ज करती है नॉर्थ में भी और आपके सदर्न हेमिस्फीयर में भी. जो डाइवर्जन है उसके बाद विंड किसी पॉइंट पे जाके क्या करेगी? सिंक करेगी. तो चलिए हम मानते हैं कि ये सिंकिंग एरिया हो जाता है आपके विंड का, और ये विंड सिंक करने के बाद वापस से मूवमेंट जो है इक्वेटर की तरफ आपका देखने को मिलेगा. ये आपकी कंप्लीट सेल हो जाती है. द सेल इज नेम्ड एज हेडली सेल. क्या नाम था हमारा? हेडली सेल, जो हमने इसको नाम दे दिया था. चलिए हमने जब इसको हेडली सेल नाम दिया उसके बाद मेरे पास एक और सेल भी आ जाती है. एक और सेल कैसे आएगी? ये वाली जो बेल्ट है यहां से भी मुझे सिमिलर ही मूवमेंट देखने को मिलता है. सिमिलर मूवमेंट जब मुझे यहां मिलता है तो अगेन डाइवर्जन होगा और दूसरी डायरेक्शन में इधर भी डाइवर्जन होगा. डाइवर्जन के बाद ये एयर भी क्या करेगी? आपका सिंक करेगी. दिस एयर विल ऑल्सो बी सिंकिंग. तो यहां से आपकी सिंकिंग शुरू हो जाती है. इस एरिया में भी यहां पे आपकी सिंकिंग शुरू होती है. अब सिंकिंग क्योंकि हाई प्रेशर डेवलप करता है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर इधर की तरफ एक विंड आएगी. सिमिलरली ये हाई प्रेशर है तो इधर की तरफ भी एक विंड आएगी. तो आपको पता लगता है कि आपके पास तीन सेल हैं, 1, 2 एंड 3.
फर्स्ट सेल जैसा मैंने बताया इज नेम्ड एज हेडली सेल, सेकंड सेल इज नेम्ड एज फेरल सेल, एंड द थर्ड सेल विल बी नेम्ड एज पोलर सेल. Again मैं रिक्वेस्ट करूंगा, दिस डायग्राम मस्ट बी ड्रॉन बाय यू सो दैट यू कैन सिंपली रेप्लिकेट दोज डायग्राम्स ओवर द एग्जाम एज वेल इन योर मेंस एग्जामिनेशन. बहुत ही अच्छा आपको डायग्राम जो है आपके यहाँ पे बना के दिया हुआ है, आप ये देख सकते हैं. ये डायग्राम जब देखेंगे आप बुक में पेज नंबर 102 पे आपको ये डायग्राम दिया हुआ है, बहुत ही शानदार डायग्राम है और अलग अलग सेल आपको यहाँ बताई हुई है. चलिए हम आगे बढ़ते हैं. तो हमारा क्या हुआ यहाँ पे, आपने देखा कि कन्वेक्शन की वजह से कुछ लो प्रेशर, कुछ हाई प्रेशर, कुछ डायनामिक रीजन की वजह से फ्लो देखने को मिला. बट आप ये भी तो देखो, यहां से विंड जो राइज हुई है वो अपर एटमॉस्फेयर में भी तो सर्कुलेट कर रही है. जो विंड यहां से राइज हुई है वो अपर एटमॉस्फेयर में भी सर्कुलेट कर रही है. वही आपका सर्कुलेशन क्या कहलाता है, अपर एयर सर्कुलेशन कहलाता है. वही चीजें क्या कहलाएंगी, आपकी अपर एयर सर्कुलेशन कहलाएंगी. और सबसे अच्छी चीज अपर एयर सर्कुलेशन में हम क्या टॉपिक को पढ़ते हैं, जेट स्ट्रीम्स को पढ़ते हैं. तो जो प्रेशर डिफरेंस यहां प्रीवेल था जिससे कि विंड मूवमेंट देखने को मिला हॉरिजॉन्टली एट द लोअर लेवल, वही हमारा वर्टिकल एटमॉस्फेयर में भी विंड मूवमेंट होता है. बट फॉर्चुनेटली वर्टिकल एटमॉस्फेयर में आपका क्या नहीं है, फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है. ना होने की वजह से आपका क्या होगा, यहां पे विंड का फ्लो काफी ज्यादा स्पीड से होगा. बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अब हमें समझना है जेट स्ट्रीम्स. तो सबसे पहला सवाल, ये नाम बड़ा अजीब सा लग रहा है, ये कोई विंड का नाम तो नहीं लग रहा. जेट स्ट्रीम्स, जेट तो कुछ हमारा ऐसा होता है जो एरोप्लेन से कॉरलेट करता है. तो बिल्कुल सही समझे यहाँ पे, क्योंकि जेट स्ट्रीम की जब मैं आपको स्टोरी बताऊंगा तो आपको पता लगेगा कि ये स्ट्रीम्स को जेट स्ट्रीम्स हम क्यों बोल रहे हैं. एक्चुअली डिस्कवरी हुई थी आपके 1940s के टाइम पे, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे. वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे आप एक इमेजिनेशन लें कि हमारे पास एक पायलट है जो अमेरिका से बॉम्ब लेके अपने प्लेन में रख के और जापान पहुंचना चाहता है. बट क्या करेगा, बट उसको 2 घंटे बाद पता लगता है कि वो अपनी ही पोजीशन पे था, जहां से वो उड़ना शुरू हुआ था वो सेम पोजीशन पे है. क्यों है सेम पोजीशन पे, क्योंकि जिस लैटिट्यूड पे, जिस एल्टीट्यूड पे वो फ्लो कर रहा था, जो फ्लाई आउट कर रहा था, उस टाइम पे क्या हुआ, सामने से जो आपकी विंड आ रही है वो उतनी ही स्ट्रॉन्ग विंड थी जितनी कि एक जेट की स्ट्रीम होती है. अब जेट की स्ट्रीम के इक्वल विंड आपके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी तो क्या आप आगे बढ़ पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं. अगर वो अपनी जेट को रिवर्स करके विंड की डायरेक्शन में मूव करना शुरू करे तो यस, उसकी स्पीड डबल होगी और वो बहुत जल्दी अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा. बस इसी चीज से आपका जेट स्ट्रीम्स ड्राइव हुए थे, क्योंकि वहां पे वो नाम दिया गया था कि इन जेट की जो स्पीड है, इन स्ट्रीम्स की जो स्पीड है वो जेट स्ट्रीम्स के इक्विवेलेंट होती है. अब सवाल आता है कि सर जेट स्ट्रीम्स कहाँ बनते हैं, क्या हर जगह पे जेट स्ट्रीम बनते हैं, क्या हर एक लैटिट्यूड पे जेट स्ट्रीम बनते हैं? तो आंसर है नो. कहाँ बनेंगे जेट स्ट्रीम? बनेंगे जब आपके 2 अपोजिंग एयर मास, अपोजिंग कैरेक्टर के एयर मास जहां पे भी मीट आउट करते हैं वहां पे आपके जेट स्ट्रीम्स बनते हैं. क्यों बनते हैं, यहां देखते हैं. सबसे पहला सवाल, आपको क्या लग रहा है कहां पे आपका अपोजिंग एयर मास मीट कर रहे हैं? सर 2 पोजीशन नजर आ रही हैं. एक तो ये आपका हेडली और फेरल सेल यहां पे जो मीट आउट कर रहे हैं, ये एक पोजीशन है जहां मैं ये कह सकता हूं कि 2 एयर मास मीट कर रहे हैं. दूसरी पोजीशन मुझे यहां नजर आती है जहां पोलर और आपके फेरल सेल मीट कर रहे हैं, तो यहां भी आपका क्या होता है, आपका जेट स्ट्रीम डेवलप होता है. तो ये जेट स्ट्रीम्स 2 डेवलप होंगे, इसलिए इनको नाम दिया जाता है सब रेस्पेक्टिवली द पोलर jet streams and subtropical jet streams. Polar jet streams and subtropical jet streams. Why we are naming it like that? क्योंकि यहाँ पे आप देखो, यहाँ पोलर एरिया है, पोलर सर्कुलेशन है, पोलर सेल का कॉम्बिनेशन है, इसलिए इसको नाम दिया पोलर जेट स्ट्रीम्स. यहाँ पे सब ट्रॉपिकल एरिया है, इसलिए इसको नाम दिया सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स. अब समझते हैं कि ये किस तरीके से डेवलप होंगे. देखो यहाँ पे आप देखो, ये एक वार्म एयर मास है, यस या नो? ये कंपैरेटिवली वार्म एयर मास है, ये कंपैरेटिव टू दिस ये कूल एयर मास है. मतलब टेम्परेचर डिफरेंस दोनों एयर मास में देखने को मिलता है. जब भी बच्चों टेम्परेचर डिफरेंस 2 एयर मासेस में होता है, वो एयर मास कभी भी कंप्लीटली इंटरमिक्स नहीं हो पाते. क्या होगा, जब भी आपका टेम्परेचर डिफरेंस 2 एयर मासेस में होगा, वो एयर मासेस कभी भी कंप्लीटली मिक्सअप नहीं हो पाएंगे. अब जब कंप्लीटली मिक्सअप एयर मासेस नहीं होंगे तो आप ये इमेजिन कर सकते हो कि अगर इनका कंप्लीट मिक्सिंग करेक्टर नहीं होगा तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि इन एयर मासेस के मिक्सिंग ना होने की वजह से एक बीच में जो लेयर डेवलप होगी वो लेयर वैक्यूम होगी नियर बाय. सिमिलरली आपके ये जो 2 एयर मास हैं, यहाँ पे जो आपका इनका मीटिंग पॉइंट देखने को मिल रहा है, इस मीटिंग पॉइंट पे भी क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एक वैक्यूम क्रिएट होता है इस
पाथ पे भी और इस वाले पाथ पे भी, क्योंकि कंप्लीट इंटरमिक्सिंग नहीं होती। और उसी वैक्यूम पे आपके क्या डेवलप होते हैं, जेट स्ट्रीम्स डेवलप होते हैं उसी वैक्यूम में, क्योंकि वहां पे कोई विंड नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, इसलिए वहां पे क्या डेवलप होता है, आपका जेट स्ट्रीम्स डेवलप होते हैं। अब आप ये देखो कि ये बेल्ट है क्या, ये बेल्ट आपकी है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, जहां पे डेवलपमेंट हो रही है आपके ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स की। सिमिलरली मेरे पास सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है, जहां पे आपके पोलर जेट स्ट्रीम्स की डेवलपमेंट हो रही है। तो कंक्लूजन यहां से निकलता है, जब भी दो एयर मास मीट करते हैं, दो एयर मास मीट करते हैं, वो कंप्लीटली इंटरमिक्स नहीं हो पाते हैं, इसके चलते क्या होता है, आपका जेट स्ट्रीम्स की डेवलपमेंट होती है। राइट, क्वाइट सिंपल। नेक्स्ट थिंग, अब हमारे पास जेट स्ट्रीम्स ये पता लगा कि इस तरीके से डेवलप हुए। अब दूसरा सवाल मेरे पास आता है कि जेट स्ट्रीम्स की डायरेक्शन क्या रहने वाली है, डायरेक्शन क्या रहने वाली है आपके जेट स्ट्रीम्स की। तो देखो जेट स्ट्रीम्स की डायरेक्शन क्या रहने वाली है वो हम सिंपली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि अब आपका ये तो एक पीसफुल एरिया था जहां पे जेट स्ट्रीम्स डेवलप हुए हैं, क्योंकि वहां पे दोनों एयर मास कंप्लीटली इंटरमिक्स नहीं हो पाए, एक वैक्यूम क्रिएट हुआ था। अब सवाल ये आता है कि फिर डायरेक्शन कैसे डिसाइड होगी, डायरेक्शन डिसाइड होगी आपके अर्थ मूवमेंट से, डायरेक्शन डिसाइड होगी आपके अर्थ मूवमेंट से। और कैसे डायरेक्शन डिसाइड होगी अर्थ मूवमेंट से, क्योंकि अर्थ मूव करती है वेस्ट टू ईस्ट, तो आपके जेट स्ट्रीम्स भी कैसे ब्लो करेंगे, वेस्ट टू ईस्ट। क्योंकि अर्थ मूव करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इन द सिमिलर वे आपके जेट स्ट्रीम्स भी कैसे मूव करेंगे, वेस्ट टू ईस्ट आपका जेट स्ट्रीम्स जो है वो मूव करते हैं। बट अब एक सवाल आता है, सवाल ये है कि इफ यू विल लुक एट दिस बेल्ट, तो क्या लगता है आपको, ये जो बेल्ट है आपकी, ये दो जो बेल्ट आप देख रहे हो, ये कंप्लीट बेल्ट रहेगी या फिर ये कहीं पे भी ब्रेक डाउन हो सकती है। सिमिलरली ये जो पोलर लो प्रेशर बेल्ट है, क्या ये कंप्लीट लो प्रेशर बेल्ट होती है या फिर ये किसी पैचेस की फॉर्म में होती है। तो सवाल का जवाब ये आता है कि सर ये जो लो प्रेशर बेल्ट है, क्योंकि ये टेम्परेट एरिया में है, इसके चलते लैंड मास जहां पे आएगा वहां पे ये बेल्ट ब्रेक होने के चांसेस होते हैं। इसी के चलते आपके जो वाटर बॉडीज हैं वहां पे तो लो प्रेशर रहता है, मतलब एक वाटर बॉडी आपके अटलांटिक के अंदर है और एक वाटर बॉडी आपके पैसिफिक के अंदर है। एक पार्ट आपका पैसिफिक में आएगा, एक पार्ट आपका अटलांटिक में आएगा, तो इसलिए आइसलैंडिक लो और एल्यूशियन लो, ये दो लो बनते हैं इस बेल्ट पे। बाकी एरिया में सम टाइम बेल्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, क्या लैटिट्यूड आपके जो जेट स्ट्रीम्स हैं उनका सेम रहेगा, जैसे कि 30 डिग्री और 60 डिग्री, क्या लैटिट्यूड सेम रहने वाला है। तो आप उसका जवाब अपने आप जानते हो, क्या आप कमेंट सेक्शन में आप बताओ कि क्या जेट स्ट्रीम्स का लैटिट्यूड सेम रहने वाला है, क्या फिक्स रहेगा जेट स्ट्रीम्स का लैटिट्यूड। आंसर इज नो, फिक्स नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि जेट स्ट्रीम्स तो आपके प्रेशर बेल्ट से डेवलप हुए हैं ना। जैसे प्रेशर बेल्ट का सर्कुलेशन हुआ, वहां पे वैक्यूम डेवलप हुआ और उसके बाद ही आपका जेट स्ट्रीम्स डेवलप हुए हैं। तो क्या जेट स्ट्रीम्स के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो क्या ये आपकी बेल्ट फिक्स है, क्या इनकी लैटिट्यूड चेंज नहीं होती। आंसर है नहीं, इनकी तो चेंज होती है। कैसे चेंज होती है, हमने पढ़ा था अपरेंट मोमेंट ऑफ सन जैसे होता है। अगर अपरेंट मोमेंट ऑफ सन सदर्न हेमिस्फीयर में होगा तो बेल्ट भी सदर्न में शिफ्ट होंगी। अपरेंट मूवमेंट आपके सन का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा तो बेल्ट भी नॉर्थ में शिफ्ट होंगी। तो अगर बेल्ट शिफ्ट होंगी तो क्या ये सेल शिफ्ट नहीं होंगी, और अगर सेल शिफ्ट होंगी तो क्या इनका मीटिंग पॉइंट शिफ्ट नहीं होगा। बिल्कुल होगा। और अगर मीटिंग पॉइंट शिफ्ट हुआ तो क्या फिर आपके जेट स्ट्रीम शिफ्ट नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। इससे काफी सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। अब यूपीएससी जब आपको पूछेगा कि जेट स्ट्रीम्स यूज्ड टू फ्लक्चुएट अलोंग विद द अपरेंट मोमेंट ऑफ सन, अब सोच के बताओ आपको समझ आया नहीं आया, क्या आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो। बिल्कुल भी नहीं, चांसेस ही नहीं है कि आप इसके अंदर कोई कंफ्यूजन आ जाए। राइट, तो जेट स्ट्रीम्स का हमने देखा कि हाँ ये जेट स्ट्रीम्स आपकी अपरेंट मोमेंट ऑफ सन के साथ मूव भी करते हैं और आपके दो लैटिट्यूड पे जेट स्ट्रीम्स डेवलप होते हैं। ये आपके, मैं जैसे ट्रेड विंड्स की बात की थी ना, प्लेनेटरी विंड्स की, वैसे ही मैं आपके जेट स्ट्रीम्स की बात करता हूं। ऑल्दो कुछ लोकल जेट स्ट्रीम्स भी होते हैं, वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा आपको कि लोकल जेट स्ट्रीम्स क्या क्या होंगे। बट यस, वी हैव द लोकल जेट स्ट्रीम्स, बट अपार्ट फ्रॉम दिस दीज आर द यूनिवर्सल जेट स्ट्रीम्स व्हिच आर फाउंड थ्रू आउट द प्लेनेट। इसलिए इनका जो सर्कुलेशन है वो कंप्लीट आपके अर्थ के ऊपर देखने को मिलेगा। दोनों जेट स्ट्रीम्स का सर्कुलेशन कंप्लीट अर्थ पे देखने को मिल जाएगा। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है कि मेनी टाइम हम क्या बोलते हैं, जेट स्ट्रीम्स जो है आपके वो मिएंडर करते हैं। अब ये मिएंडरिंग क्या होता है, मेनी टाइम जेट स्ट्रीम्स जो है आपके वो मिएंडर करते हैं। तो लेट्स सी कि ये मिएंडरिंग एक्चुअली होता क्या है।
ये मियंडरिंग एक्चुअली होता क्या है उसको देखते हैं हम। मियंडरिंग का मतलब है कि जेट स्ट्रीम्स स्ट्रेट लाइन में ना मूव करके कुछ इस तरीके से मूव करते हैं। जैसे आपने सुना होगा ना, रिवर यूज टू मियंडर, तो रिवर क्या करती है, मियंडरिंग में अपना फ्रीक्वेंटली पाथ चेंज करती है। इन द सिमिलर वे जेट स्ट्रीम्स मियंडर, मतलब जेट स्ट्रीम्स फिक्स ना होके क्या करते हैं, आपके वेवी स्ट्रक्चर में मूव करते हैं। मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव करने की बजाय वेवी स्ट्रक्चर में आपके जेट स्ट्रीम्स मूव करते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली ये चीज होती है कुछ आपका कोरोलिसिस फोर्स में जो चेंज आता है उसकी वजह से, और दूसरा प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से। प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से कैसे? आपको ये पता है कि कंप्लीट जो आपकी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है या जो आपकी सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है, वो बेल्ट ऑल और थ्रू द ईयर एट ऑल लैटिट्यूड्स और ऑल एल्टीट्यूड्स आपका सेम कैरेक्टर शो नहीं करती। मतलब कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहां पे लो प्रेशर बेल्ट काफी लो है, कुछ एरिया ऐसे भी हैं जहां पे लो प्रेशर बेल्ट इतना लो नहीं है, इसलिए वो सडनली इक्वेटर की तरफ शिफ्ट होगा या नहीं होगा? देखो, मैं यहाँ पे एक बेल्ट ड्रॉ करता हूँ फॉर यू और आप उससे समझ जाएंगे। मैंने यहाँ पे एक बेल्ट को ड्रॉ किया, लेकिन आपको पता है ये लो प्रेशर बेल्ट है। लो प्रेशर बेल्ट है, इसलिए जब आपकी वाटर बॉडी होगी तो वाटर बॉडी क्या होती है आपका, मैं विंटर सीजन की बात कर लेता हूं। विंटर सीजन में आपकी वाटर बॉडी यहाँ पे है, वाटर बॉडी तो लिटिल वार्म होती है, इसलिए आपका जेट स्ट्रीम्स यहाँ था। बट कॉन्टिनेंटल लैंड मास आया। कॉन्टिनेंटल लैंड मास क्या होता है? क्या कॉन्टिनेंटल लैंड मास भी उतने ही टेम्परेचर पे होता है जितना वाटर बॉडी होती है? बिल्कुल भी नहीं। विंटर टाइम पे कॉन्टिनेंटल लैंड मास कंपैरेटिवली वार्म होता है, और अगर वार्म होगा तो आपका जेट स्ट्रीम्स नीचे इक्वेटर की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा, ताकि लो प्रेशर मिल जाए, क्योंकि इक्वेटर की तरफ कुछ तो सनलाइट होगी। तो इसलिए आपका इक्वेटर की वजह से ये फ्लक्चुएशन जो है मुझे देखने को मिल जाता है। आपके इक्वेटर की वजह से, आपके इंसुलेशन की वजह से ये फ्लक्चुएशन मुझे देखने को मिल जाता है। और ये जो आपका फ्लक्चुएशन है, मियंडरिंग है, जो आपका फ्लक्चुएशन है या मियंडरिंग है, इसी स्ट्रक्चर को हम एक टेक्निकल नाम देते हैं जो बोला जाता है रोसबी वेव्स। इनको क्या बोला जाता है आपका? रोसबी वेव्स। सो रोसबी वेव और कुछ नहीं है, आपका मियंडरिंग ही रोसबी वेव है। आपकी मियंडरिंग ही क्या कहलाती है? आपकी रोसबी वेव कहलाती है। लेकिन मियंडरिंग रोसबी वेव क्यों कहलाती है? क्योंकि जेट स्ट्रीम्स जैसे जैसे मियंडर करते हैं, बस उसी को हमने रोसबी वेव नाम दिया। तो रोसबी वेव कोई अलग स्ट्रक्चर नहीं है। रोसबी वेव सिंपल क्या है आपका, वही आपके जेट स्ट्रीम्स हैं, लेकिन जब वो मियंडर करते हैं, जब वो मियंडर करते हैं उस टाइम पे वो क्या कहलाएंगे? रोसबी वेव्स कहलाएंगे। चलिए, अब जैसा कि मैंने बताया था, आपके दो हो गए जेट स्ट्रीम्स, पोलर जेट स्ट्रीम्स और सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स, क्योंकि दो मीटिंग पॉइंट है आपका हेडली और फेरल सेल का, और आपके फेरल और पोलर सेल का। लेकिन इसके अलावा जो मैं बात कर रहा था कि कुछ लोकल जेट स्ट्रीम्स भी होते हैं। लोकल जेट स्ट्रीम्स होते हैं तो जैसे ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स है, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स जैसे एक लोकल जेट स्ट्रीम्स है, ऐसे ही सोमाली जेट स्ट्रीम्स एक लोकल जेट स्ट्रीम्स है। सोमाली जेट स्ट्रीम एक लोकल जेट स्ट्रीम। लेट्स अंडरस्टैंड कि ये जेट स्ट्रीम्स कैसे डेवलप होते हैं। देखिए, अगर आपको थोड़ा सा एक इंडिया के मैप की अगर मैं बात करता हूं, तो इफ यू विल लुक एट द मैप ऑफ इंडिया, देन व्हाट यू विल फाउंड, दिस पर्टिकुलर रीजन इज तिब्बतन प्लेटू। ये पर्टिकुलर रीजन क्या है आपका? तिब्बतन प्लेटू का रीजन है। अब आपको पता है कि समर टाइम पे जब मैं बात करता हूं, तो समर में क्या होगा? तिब्बतन प्लेटू ओवरहीट होता है। तिब्बतन प्लेटू ओवरहीट होगा। ओवरहीट होगा तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे टेम्परेचर काफी लो, काफी हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर डेवलप होता है। अब क्योंकि आपका समर सीजन में विंड कहां से आती है? साउथ वेस्ट से विंड आ रही है। आपके समर सीजन में विंड कहां से आती है? साउथ वेस्ट से। आपको पता है बीच में क्या है? हिमालयाज है। बीच में आपको क्या देखने को मिलता है? हिमालयाज का स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको बीच में देखने को मिल जाता है। अब हिमालयाज अगर यहाँ होंगे, लेट्स से आपके पास यहाँ हिमालयाज हैं, तो हिमालयाज, क्या हिमालयाज इन साउथ वेस्ट विंड को अलाउ करेंगे टू रीच एट तिब्बतन प्लेटू? नो, ये तो बैरियर की तरह काम करेंगे, ओरोग्राफिक रेनफॉल करेंगे। तो आपको ये नहीं लग रहा कि यहाँ पे दो अपोजिंग एयर मास है, यहाँ पे वार्म एंड ड्राई एयर मास है, यहाँ पे कूल एंड वेट एयर मास है। बिल्कुल, जैसा कि फेरल सेल और आपके हेडली सेल में डिफरेंस था, या फेरल सेल या पोलर सेल में डिफरेंस था, वैसा ही डिफरेंस इन दो लैंडमास के एयर मासेस में नजर नहीं आ रहा। हाँ, ये लोकल है, लेकिन उस लेवल पे नहीं है, बट डिफरेंस तो है। और अगर डिफरेंस है तो क्या आपका यहाँ पे सर्कुलेशन देखने को नहीं मिलेगा?
बिल्कुल मिलेगा। और यही क्या कहलाता है? ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। यही क्या कहलाएगा? आपका ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स, क्योंकि ये आपके ईस्टर्लीज विंड के अकॉर्डिंग ब्लो करेगा, इसलिए ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स कहलाएंगे। सिमिलरली इफ यू विल टेक अनदर एग्जांपल, आप देखें लैंड मास ऑफ इंडिया की बात करते हैं। लैंड मास ऑफ इंडिया में मुझे ये समझ आता है कि यहाँ पे आपके इधर की साइड अफ्रीकन लैंड मास है, इधर कहीं मडागास्कर है, सोमाली। अब क्या होगा? समर टाइम पे यहाँ पे क्या होता है? विंड साउथ वेस्ट की तरफ होती है, ठीक है। विंड क्या होंगी? साउथ वेस्ट की तरफ होंगी। यहाँ पे लिटिल कोल्डनेस होती है, यहाँ पे लिटिल वार्मनेस होगी। वार्मनेस से कोल्डनेस की तरफ आपका यहाँ से भी अपर एयर सर्कुलेशन देखने को मिलता है, जो सोमाली से लेके इंडिया की तरफ जाता है। तो सोमाली जेट स्ट्रीम क्या करेगा? हमारी साउथ वेस्ट मानसून को प्रमोट करता है। तो मेरा समझाने का मतलब यही है, लोकल आपके जेट स्ट्रीम्स भी डेवलप होते हैं, लेकिन वो कहाँ डेवलप होंगे लोकल जेट स्ट्रीम्स? जहाँ पे आपके कॉन्ट्राडिक्टरी एयर मास होंगे। कॉन्ट्राडिक्टरी एयर मास मतलब कुछ जगह पे कोल्ड एयर मास, अनदर पार्ट पे वार्म एयर मास, दोनों मिक्सअप नहीं हो पाएंगे, और मिक्सअप ना होने की वजह से आपका एक वैक्यूम क्रिएट होगा जो कि जेट स्ट्रीम्स को डेवलप करेगा, राइट। इसलिए मैंने आपको दो लोकल जेट स्ट्रीम्स बताई हैं। अब सवाल ये आता है कि सर ये जेट स्ट्रीम्स क्या क्या इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? क्या ये जेट स्ट्रीम्स हमें इन्फ्लुएंस करते हैं? यस, बिल्कुल, जेट स्ट्रीम्स हमें इन्फ्लुएंस करते हैं। किस तरीके से? अगर मैं जेट स्ट्रीम्स और एयरलाइंस की बात करता हूं, तो जेट स्ट्रीम्स और एयरलाइंस की अगर मैं बात करूं, तो जैसा हमने देखा था, एयरलाइंस अगर सेम डायरेक्शन में ब्लो करती हैं जिस डायरेक्शन में आपका जेट स्ट्रीम्स जा रहा था, तो उनकी स्पीड क्या हो जाती है? एनहांस हो जाती है। अदरवाइज उनको काफी ड्रैग देखने को मिलता है। और इवन जब जेट स्ट्रीम्स को एयरलाइन क्रॉस करती हैं, तो इट विल बी लुकिंग लाइक कि जैसे आपकी गाड़ी ब्रेकर को क्रॉस करती है, वैसा ही आपके जेट स्ट्रीम्स को नजर आएगा। आपके इतने झटके लगेंगे कि आपको ये महसूस होगा जैसे कि आपकी एरोप्लेन भी कहीं ब्रेकर के ऊपर से जा रही है। ये आपका चीजें देखने को मिलेगी। सिमिलरली क्या हमारे मॉनसून पैटर्न को इन्फ्लुएंस करते हैं? बिल्कुल कर तो रहे हैं, मॉनसून पैटर्न को आपका इन्फ्लुएंस हो रहा है। दूसरा एग्जांपल आप ये देखो, विंटर टाइम पे जब विंटर का टाइम होगा, तो आप मुझे सोच के बताओ, जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स 30 या 35 डिग्री पे मुझे देखने को मिल रहे थे, वो जेट स्ट्रीम्स क्या विंटर टाइम पे नीचे की तरफ नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। क्यों? क्योंकि अपरेंट मोमेंट ऑफ सन आपके सदर्न हेमिस्फीयर में है। और अगर अपरेंट मोमेंट ऑफ सन आपके सदर्न हेमिस्फीयर में होगा, सी ओवर हियर, अगर मैं ये मैप ड्रॉ करता हूं और आपका ये जो जेट स्ट्रीम है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, समवेयर यहाँ पे मेरे पास इंडिया है, अगर तो ये इंडियन लैंडमास पे आएगा या नहीं आएगा विंटर में? बिल्कुल आएगा, क्योंकि विंटर में आपका अपरेंट मूवमेंट नीचे की तरफ होगा। और जब ये जेट स्ट्रीम्स आपके इधर स्ट्राइक करते हैं, तो हिमालयाज इनको क्या करते हैं? बाइफरगेट कर देते हैं दो पार्ट में। आधा पार्ट आपके तिब्बतन प्लेटू की तरफ जाता है, आधा आपके कश्मीर लद्दाख रीजन के अंदर फुटहिल ऑफ हिमालयाज पे आता है। तो जो आपको विंटर में रेनफॉल देखने को मिलता है, वो आपके वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस या जेट स्ट्रीम्स की वजह से आता है, ठीक है। वो आपके जेट स्ट्रीम्स जो है यहाँ पे रेन को इन्फ्लुएंस करते हैं। सेकंड थिंग, अगर हम जेट स्ट्रीम्स की ही बात करते हैं, तो जेट स्ट्रीम्स हमारे किस तरीके से इन्फ्लुएंस और भी करते हैं? आपका जेट स्ट्रीम्स जो है वो आपके सर्कुलेशन ऑफ एयर को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि एक जो आपका कंप्लीट साइकिल हो रहा है, जैसे कि आपका कन्वेक्शन हुआ यहाँ से और आपका एडवेक्शन वापस से देखने को मिलता है, और फिर आपके कंडेंसेशन होता है, जो डिसेंडिंग होती है विंड की, वो जो सर्कुलेशन है उसको कौन फीड करता है? आपके जेट स्ट्रीम्स जो है उसको फीड करते हैं। सो आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि जेट स्ट्रीम्स जो है हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, चाहे वो इंडियन मानसून के रेस्पेक्ट में हो, चाहे वो एयर ट्रेवल के रेस्पेक्ट में हो, या फिर आपकी वेदर कंडीशंस के रेस्पेक्ट में हो, राइट। तो जेट स्ट्रीम काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर ऑल ओवर वर्ल्ड मैं बात करता हूं तो सिर्फ दो ही जेट स्ट्रीम हमारे पास मिलेंगे, पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम, दैट इज पोलर जेट स्ट्रीम, एंड सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स, राइट। Okay guys, thank you very much, all the very best. We will be meeting in the next part of the chapter 8, then we will be just finalizing that chapter in the next part. Thank you very much, all the very best. Take care of yourself.